विद्यार्थियों, आज मैं आपको ब्रायोफाइटा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो प्रकार पाए जाते हैं उनके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। ब्रायोफाइटा में अमूमन दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो प्रमुख विधियाँ हैं वो निम्न हैं। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन, यानी विखंडन। विखंडन यह जनन की एक सामान्य विधि है, नॉर्मल मेथड है। शाखित जातियों में थैलस के पुराने या जो ओल्ड भाग होते हैं वो मृत हो जाते हैं, गल जाते हैं और परिणाम स्वरूप उनकी शाखाएं पृथक हो जाती है और स्वतंत्र पादप के रूप में जो है वो वृद्धि करने लगती है, जैसे है विक्सिया है, मार्केंशिया आदि। विक्सिया, मार्केंशिया आदि। ये देखिए इस प्रकार से होता है, ये जैसे थैलस है, ठीक है। अब ये थैलस यहाँ से गल जाता है, ये मर जाता है और ये दोनों ब्रांचेस बिल्कुल अलग हो जाती है और अलग होने के बाद में जो है ये विकसित होके और नए पादप का, नए थैलस का निर्माण करने में सक्षम होती है। इसको होता है विखंडन। जैसे आपने एल्गी में भी पढ़ा था कि एल्गी में भी जो है विखंडन के द्वारा जो है वेजिटेटिव प्रोडक्शन पाया जाता है, यानी एल्गी में भी जो फिलामेंट्स है, जो थैलस है, कई कारणों से छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और उसका प्रत्येक खंड जो है वो विकसित होकर के नए पादप का, नए थैलस का, नई एल्गी का निर्माण करने में सक्षम होता है। इसको बोलते हैं विखंडन। दूसरा है गैमा। जेमा भी बोलते हैं और गैमा भी बोलते हैं। हिपेटिक ऑप्सिडा वर्ग के जो सदस्य हैं इसमें हरे रंग के बहुकोशिक और ये अलैंगिक संरचनाएं का निर्माण होता है जो मुख्य पादप से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और नए थैलस का निर्माण करते हैं। जेमा थैलस की अभ्रक्ष सतह पर उत्पन्न होते हैं, उदाहरण के लिए मार्केंशिया। और प्राइम में जेमा स्तंभ के आधार पर उत्पन्न होते हैं। मित्रों, फर्स्ट ईयर के अंदर जो मार्केंशिया है वो सिलेबस में है, कोर्स में है और उसके थैलस की जो डॉर्सल सरफेस होती है, जो पृष्ठ सतह होती है, उस पृष्ठ सतह के ऊपर कई कपनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं और उन कपनुमा संरचनाओं के अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। जो कायिक संरचनाएं होती हैं वो उनको बोलते हैं जेमा या गैमा बोलते हैं। और वो जो जेमा है वो उस मदर प्लांट से, यानी उस कप लाइक स्ट्रक्चर से डिटेच होने के बाद में किसी भी उचित आधार पर गिरने के बाद अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करने में सक्षम होती है। तो ये है आपके जेमा। अब मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब ये है नव शाखाएँ। अनेक एक्रोगाइनस जंगरमेनियल्स तथा स्ट्रैगनम में नवाचार शाखाएं यानी इनोवेशंस उत्पन्न होती हैं जो पृथक होकर नव पादप के रूप में विकसित हो जाती है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये जो नवाचार शाखाएं हैं वो इसको बोलते हैं इनोवेशन। ये नव शाखाएं या नवाचार शाखाएं जो है ये मदर प्लांट से, यानी जो गैमेटोफाइट होती है उसके ऊपर बनती हैं और उससे डिटेच होने के बाद में नए पादप का निर्माण करने में ये सक्षम होती है। इसके अलावा है बुलबिल्स, पत्र कलिकाएं। आपने एल्गी में भी इस प्रकार से रिप्रोडक्शन का मेथड पढ़ा है। प्रकलिका ये जो है एक मल्टी सेल्यूलर संरचना होती है जो शाखाओं के आधारीय भाग के ऊपर उत्पन्न होती है और ये मदर पादप से डिटेच होने के बाद में नए पादप का निर्माण, विभाजित होकर के नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होती है। उदाहरण के लिए फ्यूनेरिया। तो ये है आपके बुलबुल का तरीका। इस प्रकार से जो गैमेटोफाइट होते हैं, इन गैमेटोफाइट के जो आधारीय भाग होते हैं
उसके ऊपर ये बुलबिल्स बनती हैं, पत्र परक्लिकाएँ बनती हैं और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं और ये नए पादप से अलग होकर डिटेच होकर जो है नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट इसमें है क्लेडिया। क्लेडिया क्लेडिया जो है ये पृथक होने योग्य लघु शाखाएं होती है, छोटी छोटी ब्रांच होती है जो पादप के ऊपर बन जाती है और ये शाखाएं भी जो होती है वो मदर प्लांट से डिटेच होने के बाद में और इनका जो निर्माण होता है वो स्तंभ या पर्ण कोशिकाओं से होता है। जैसे आपके हैं ब्रायोप्टेरिस में स्तंभ क्लेडिया, स्टेम क्लेडिया और फ्रूलाइना में जो है लीफ क्लेडिया विकसित होते हैं और ये जो क्लेडिया होते हैं ये मदर प्लांट से यानी गेमेटोफाइट से अलग होने के बाद में नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट इसमें है एडवेंटिटियस ब्रांचेस, अब स्थानिक जड़ें, अब स्थानिक शाखाएं। एडवेंटिटियस ब्रांचेस, अब स्थानिक शाखाएं। कुछ जातियों में थैलस के वेंट्रल सतह से अब स्थानिक शाखाएं निकलती है जो मदर प्लांट से अलग होने के बाद में नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होती है। एग्जाम्पल आपने रिक्शिया है, रिबोलिया है और टार्जियोनिया है। ये देखिए मित्र, ये जो थैलस होते हैं, जैसे रिक्शा का आपने थैलस पढ़ा है, इसकी निचली सतह पे इस प्रकार की अब स्थानिक शाखाएं बन जाती है और वो शाखाएं जो होती है मदर प्लांट से बिल्कुल डिटेच हो जाती है और डिटेच होने के बाद में जो है ये विभाजित होकर नए रिक्शा का प्लांट जो है डेवलप करने में सक्षम होती है। इसी प्रकार से अगला जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो है इसमें ट्यूबर, हिंदी में इसको बोलते हैं कंद। अब कंद के बारे में आप कई जगह जो है प्लांट बॉटनी के अंदर पढ़ चुके हैं। कंद, आलू भी आपके कंद होता है और एल्गी के अंदर भी जो है इस प्रकार की ट्यूबर लाइक संरचनाएं पाई जाती है। जैसे आपने कारा में आपको मैंने बताया था कि कारा की जो लोअर मोस्ट नोड्स होती है उनके ऊपर जो है इस प्रकार की अनियमित आकार की कुछ संरचनाएं विकसित हो जाती है जिनके अंदर जो है वो स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और वो जो अनियमित आकार की संरचनाएं होती हैं वो बिल्कुल जिस प्रकार से आलू होता है, ट्यूबर होता है, उसी प्रकार से होती है और ये मदर प्लांट से डिटेच होने के बाद में नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो कंद होती है ब्रायोफाइटा के अंदर भी ये फूली हुई गोलाकार संरचनाएं होती है जिनमें जो है खाद्य संग्रहित होता है। ये अवरंत या सवरंत होती है और इनका जो निर्माण होता है वो वृद्धि काल के अंत में शाखाओं के शीर्ष पर होता है और जो कंद होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पादप का, नए थैलस का, नए ब्रायोफाइटा का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपके रिक्शिया और एंथोसिनोस है। इसके बाद में है बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा मांसों में बीजाणु के अंकुरण से बहुकोशिक शाखित तंतुनुमा संरचना यानी प्राइमरी प्रोटोनिमा का निर्माण होता है। देखिए आप जो मॉसेज हैं उसमें बीजाणु अंकुरित होता है और अंकुरित होकर मल्टी सेलुलर फिलामेंटस और ब्रांच्ड जो संरचना बनती है उसको प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं, जिसमें अनेक युग्मकोद्भिद विकसित होते हैं। स्पेगनम एंड्रिया में सुकायक प्रोटोनिमा पाया जाता है, जबकि फ्यूनेरिया में अत्यधिक शाखित सूत्रवत प्रोटोनिमा इसमें पाया जाता है। तो ऊपर वाले में जो है वो सुकायक प्रोटोनिमा है, फ्यूनेरिया में जो है वो जो है फिलामेंटस प्रोटोनिमा पाया जाता है। तो ये है आपके प्रोटोनिमा जिसका निर्माण जो है वो स्पोर के जर्मिनेशन से होता है। नेक्स्ट एक आपके हैं परसिस्टेंट एपिसेस। परसिस्टेंट एपिसेस का मतलब ये है कि ब्रायोफाइटा पादप की कुछ जातियों में प्रतिकूल परिस्थितियों में थैलस की जो वृद्धि भाग होती है यानी शीर्ष भाग को छोड़ के बाकी का जो थैलस होता है वो नष्ट हो जाता है केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में। ये शीर्ष भाग होते हैं मिट्टी के नीचे डोरमेंट अवस्था में रहते हैं और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती है यानी बारिश का सीजन होता है, ऑप्टिमम लाइट होती है और प्रकाश उपस्थिति होती है और बारिश का सीजन होता है,
तो ये जो रेसिस्टेंट पार्ट होते हैं, जो परसिस्टेंट पार्ट होते हैं, ये जर्मिनेट होके नए थैलस का, नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो ये है परसिस्टेंट एपिसेस ऑफ ब्रायोफाइटा। इसके बाद में है रीजनरेशन। रिक्शिया, मार्केंशिया आदि वंशों में जो मूलाभास और जो स्केल्स होते हैं वो अनुकूल परिस्थितियों में विभाजित होकर के नए थैलस का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो रिक्शिया और मार्केंशिया है, दोनों में ही जो है आपके स्केल्स भी पाई जाती हैं और मूलाभास भी पाई जाती हैं। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है और एडवर्स कंडीशन के अंदर जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं तो ये जो संरचनाएँ होती हैं ये विभाजित हो जाती है और विभाजित होकर जो है नए थैलस का निर्माण करने में सक्षम होती है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।